नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। बात करेंगे मिडिल ईस्ट जंग को लेकर। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा हुआ। एक तरफ तेहरान है जो झुकने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन जो रुकने के मूड में नहीं है। एक महीने से चल रही जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब जो खबर सामने आ रही है वो दुनिया की धड़कनें बढ़ाने के लिए बेहद काफी है। अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है, यानी जंग सिर्फ जारी नहीं है बल्कि बढ़ाई भी जा रही है। जंग आगे तक ढकेली जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। 2500 मरीन और 2500 नाविकों की नई तैनाती के बाद, नई डिप्लॉयमेंट के बाद अमेरिका ने अपने सैन्य पकड़ को और मजबूत कर लिया है। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, एक बड़े अटैक की तैयारी माना जा रहा है। दूसरी तरफ तेहरान भी खामोश नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि झुकेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर। मिसाइल नेटवर्क और सुरंग का जाल, ईरान हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब फाइनल अटैक पर बटन दबाने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ये जंग अब वर्ल्ड वॉर की दिशा में आगे बढ़ रही है? आज के इस खास शो में हम अपने खास मेहमानों के साथ यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका ईरान को घेर चुका है, क्या ट्रंप तेहरान के जाल में फंस चुके हैं, असलियत क्या है, धरातल पर हो क्या रहा है और आगे आने वाले समय में, भविष्य में हम क्या स्थिति देखेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। यूएस का प्लान, जिसमें कहा जा रहा है 3 युद्धपोत पर्शियन गल्फ में ऑलरेडी तैनात कर लिए गए हैं। खार्ग आइलैंड के करीब तैनाती की गई है, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। साथ ही साथ आपको बता दें 3500 मरीन कमांडो तैयार किए गए हैं। एयर सी लैंड ऑपरेशन प्लान भी रेडी है और साथ ही 21 अमेरिकी युद्धपोत अलर्ट मोड पर पूरी तरीके से तैनात और तैयार बैठे हैं। लेकिन ट्रंप की परेशानी क्या है, इसकी वजह क्या है? पहले से कर्ज में अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है कि अमेरिका की डूबी हुई है, कई चीजों में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टैक्स पेयर्स और डिफेंस बजट पर दबाव, इराक अफगानिस्तान जैसी स्थिति बनने का खतरा, साथ ही इसके अलावा आपको बता दें सहयोगी देशों का दबाव भी बहुत ज्यादा ट्रंप के सिर पर इस वक्त पड़ रहा है और यही बताया जा रहा है कि यही कारण जो है डोनाल्ड ट्रंप को पीछे इस जंग में करते हुए नजर आ रहे हैं। करेंगे इसी पर चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर, रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही पलों में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। पहला सवाल मेरा सहाय सर आज आप ही से रहेगा। हम देखते हैं ये संख्या, ये नंबर्स बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े हैं और ये कहीं ना कहीं अंदर खाने दबे पाव वो भी जानते हैं कि जो हिमाकत उन्होंने की है ईरान के साथ वो उन्हें महंगी पड़ेगी, क्योंकि ईरान गोरिल्ला वॉरफेयर में खुद को अभी तक आगे दिखाता आया है और खुद को प्रूव करते आया है और ये अमेरिका के साथ भी गोरिल्ला वॉरफेयर ही, इसी नीति पर ईरान बढ़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है? रितु, मुझे तो मेरी एनालिसिस में ये लगता है कि कोई भी चीज इस वॉर में, अगर इसको वॉर बोले, ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है मेरे हिसाब से। वॉर तो अभी डिक्लेयर नहीं किया है यूएस कांग्रेस ने और राष्ट्रपति ऑथराइज नहीं है वॉर डिक्लेयर करने के लिए। ये एक स्पेशल ऑपरेशन है उनकी तरफ से और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे इसको। तो इसमें अभी तक कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जो पहले से एंटिसिपेट ना किया हो पेंटागन ने। मुझे ट्रंप के बारे में नहीं पता वो कैसे सोचते हैं, वो अंडर क्वेश्चन है। लेकिन पेंटागन की जो प्लानिंग टीम होगी, जो वॉर रूम होगा, उन्होंने ये सारी चीजें जो आज हो रही हैं, चाहे वो हॉर्मुज का डिस्टर्बेंस हो, सरप्राइजिंगली वेस्टर्न मीडिया बार बार इसको कहता है कि उन्होंने मिस जज कर लिया। ये हॉर्मुज का जो कंडीशन है, जो स्टेट है, ये कोई बेसिक मिलिट्री प्लानिंग का बंदा भी ये जानेगा कि दिस वुड हैव बीन फैक्टर्ड इन द प्लान। उनको पता है कि उनका नर्व सेंटर है खार्ज, उनको पता है कि हॉर्मुज कैन डिस्टर्ब एनर्जी सप्लाई। ये कोई सडन डेवलपमेंट नहीं है। ये सडन डेवलपमेंट उन एनालिस्ट के लिए है जो अचानक एआई से पढ़कर और आते हैं कि अच्छा हॉर्मुज के बारे में ट्रंप ने नहीं सोचा। पर सर हमने वर्ल्ड वॉर 1 में देखा है, पहली विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, जब भी ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर बनती है वो कैसी बनती है?
और वो एक तरफ के लिए दंश नहीं लाती है, दोनों तरफ के लिए दंश लाती है। तो अगर अमेरिका इस तरीके की कोई कोशिश करता है या डिप्लॉयमेंट बढ़ाता है वहां पर, तो वो खुद के लिए कितनी बड़ी खाई खोद रहा है। हाँ, काफी रिस्की होगा, क्योंकि अमेरिका को अनफॉर्चुनेटली वॉर का रियल टेस्ट अभी भी इस वॉर में, इस स्पेशल ऑपरेशन में पता नहीं चला है। अमेरिकन आर एलर्जिक टू लूजिंग देयर सोल्जर्स। उनके यहाँ एक गजब की चीज है जो कि ईरान में ठीक उल्टा है। वॉर फाइटिंग मैकेनिज्म जो होती है, वॉर फाइटिंग जो टूल्स होती हैं, वो युद्ध के समय खतरे पे होती हैं। वॉर में डेथ्स होती हैं मिलिट्री पर्सनल की। अब तो लेटेस्ट जो स्पेशल ऑपरेशंस में सिविलियंस ज्यादा मरते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वॉर फाइटिंग मशीन्स, आर्मीज, सेनाएं इसी के लिए बनी होती है ऋतु। और ये पता नहीं कैसे पेंटागन को छोड़ के सारी बॉडीज, वहां डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन्स हो, अमेरिकन सोल्जर्स नहीं मरने चाहिए। फिर आप युद्ध कैसे कर रहे हो? अगर ये युद्ध हाफ बेक्ड करना था कि हॉर्मुज में हम तभी जाएंगे जब फ्रांस, पर इटली, तुलसी जर्मनी। गबार्ड ने तो कहा था ना सर, तुलसी गबार्ड ने तो पहले भी ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड बयान भी दिया है कि इस तरीके का कोई प्लान जिसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा ईरान, अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम हमला करते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक तस्वीर बनाते हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी बात रहेगी। नॉट रियली ऋतु, क्योंकि अमेरिका की ये जो लॉसेस हुए हैं, 10-12 एयरक्राफ्ट और 20 से 25 सोल्जर्स, ये उनको भारी पड़ेंगे। ये जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के, हेलीकॉप्टर्स के और फाइटर फ्लीट के, इंक्लूडिंग टैंकर्स एंड रिफ्यूलर्स, और अब तो एक एवैक्स E3, ये लॉसेस अमेरिका के लिए मेजर माने जाएंगे, क्योंकि अभी तो फुल फ्लेजेड वॉर चल ही नहीं रही है। अभी तो ये सिर्फ स्टैंड ऑफ वेपन्स का यूज कर रहे हैं, या एयर डोमिनेशन करने के बाद उस इलाके में जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं हवाई क्षेत्रों से। ठीक है। तो अमेरिका की ये लॉसेस बड़े हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि अमेरिका की जो इंटरनल टर्मोइल है ऋतु, दैट इज कॉस्टिंग ट्रम्प मोर। ये उसको यूज कर रहे हैं, उनका जो ये आपने ये एक जो वर्ड कह दिया ना, टर्मोइल, और इस टर्मोइल के साथ साथ एक और वर्ड आ जाता है, यूरेनियम एनरिचमेंट। अब उस एनरिचमेंट को लेकर के कई दफा कहा जा चुका है, 60% से ऊपर कर दिया है ईरान ने, और ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बैकलैश ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि स्थिति ऐसी बने भविष्य में कि ईरान इसका इस्तेमाल अमेरिका के अगेंस्ट कर ले। डॉक्टर VN झा हमारे साथ कनेक्ट है। झा सर, ये बताइएगा कि एक जो सिचुएशन कहा जा रहा है कि सिर्फ एक बटन मात्र दूर है डोनाल्ड ट्रंप कि एक बटन दबाया और एक महासंग्राम, एक महाजंग। अभी बेशक से आप साहे सर की बात सुनेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं है जंग की स्थिति, बट एटलीस्ट इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर। अगर एक बटन दबाने मात्र से मिडिल ईस्ट जल जाए तो वो क्या है? ये तो मुझे थोड़ी सी सरप्राइज होती है कि पूरा विश्व आज के दिन भी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे ध्यान दे रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार अपने खुद के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर चुके हैं, और उनके बयानों में कोई सिर पैर नहीं, कोई तुक ही नहीं है। आज के दिन में कहते हैं कि हम एक बटन दबा देंगे। क्या आप न्यूक्लियर बटन दबाना चाहते हैं? अगर आप न्यूक्लियर बटन दबाना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि उसका रिपरकशंस क्या होगा। तो वो कुछ भी कहते हैं, और उसके ऊपर में पूरा, चूंकि अमेरिका है वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेट ताकत में, रिसोर्सेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इसलिए लोग उसके ऊपर में डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक्चुअली पूछिए, अगर किसी एक अनबायस्ड पर्सन से पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन में ये कहा, तो वो यही कहेगा कि उसके ऊपर में ध्यान नहीं दीजिए। वो इस तरह की सिर्फ बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं। आप शुरू कीजिए, जिस दिन से उन्होंने अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था अपने आप को, उसके बाद इंडिया के बारे में उन्होंने, इंडिया पाक के बारे में उन्होंने जितने बयान दिए हैं, बाकी वर्ल्ड अफेयर्स में जितनी बयान, फिर खुद ही तो उसके पीछे भी हट गए ना। फिर खुद ही तो कहा कि शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि डर के मारे अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता तो बुरी स्थिति हो जाती पाकिस्तान की हुकूमत की। जी हाँ ऋतु, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर में ध्यान नहीं दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। आज वो कुछ कह रहे हैं और आज ही किसी और समय में वो कुछ और कहेंगे। उन्होंने ये भी कल परसों कहा था कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था रेजिम चेंजेस का ईरान में, वो उन्होंने कर दिया है। मतलब वो अब बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ईरान से वापस निकले। उन्होंने कहा कि हमने ये सीज फायर कर दी, या हमने एक पॉज कर दी है। इसमें सब दिखावा है। मतलब
उनके बातों के ऊपर में ध्यान तो बिल्कुल ना दीजिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के दिन में मिडिल ईस्ट जो है वो बॉयल पे है, वहां पे लोग मर रहे हैं, और ईरान भी पीछे नहीं हटा है, कहीं पे और भी पीछे डायरेक्टली नहीं हटा। इनडायरेक्टली अगर ये भी कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक से पूरी दुनिया को ये तस्वीर दिखा रहे हो कि हमें तो भैया यहाँ पर आतंकवाद से लड़ना है, हमें यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी इसी चीज में संलिप्त है, और जो बारूद वहां पर बरस रहा है उसकी वजह भी एक तरह से माने जा सकते हैं। वरिष्ठ बहुत अच्छा, पत्रकार रमेश ठाकुर हमारे साथ कनेक्ट है, उनके पास भी जाऊंगे, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। अगर उनको रेडिकल स्टेट या टेररिस्ट स्टेट के अगेंस्ट ही एक्शन लेना है तो सबसे बड़ा तो एलाई उनका है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज के दिनों में पाकिस्तानी ग्राउंड पे 64 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेस्ड। पर सर पाकिस्तान तो ना 3 में ना 13 में है, उसका तो जिक्र मात्र भी बेकार है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा था कि दुनिया में कहीं भी कोई टेरर एक्शन होता है उसका एक धागा आके पाकिस्तान से जुड़ता है, और ये रेडिकल स्टेट, ये टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट जो है, ये न्यूक्लियर स्टेट है। तो अगर ट्रंप को किसी और के खिलाफ अगर एक्शन लेना चाहिए था वो तो सबसे पहले पाकिस्तान था, लेकिन नहीं, बट नहीं, वो तो उसको यूज कर रहा है ना, वो तो टिश्यू पेपर ऐसा है जिसको इस्तेमाल किया और जब मन चाहे तब उस पर एक्शन ले लिया, और उनके बयानों में, उनके तल्ख तेवर में पाकिस्तान के खिलाफ ये नजर भी आता है। रमेश जी, सवाल आपसे ये कि वेस्ट मीडिया जो छाप रही है, जो वेस्ट मीडिया दिखा रही है, अगर ईरान की मीडिया जो दिखा रही है, और इस तरफ हम एशिया की तरफ आ जाए, हम भारत में भी अगर देखिए यहाँ की मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, एक पैटर्न जो हम लोग देख रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये प्रूव करने में जुटी हुई है कि अमेरिका जो हमले कर रहा है वो बिल्कुल एप्ट है, और ईरानियन जो मीडिया है वो ये दिखा रही है कि लगातार वहां पर जो दंश है वो ईरान झेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हारने के लिए तैयार नहीं। एक वीडियो का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें कि दुकान देखी गई, ग्रोसरी शॉप, और उस ग्रोसरी शॉप में बाहर लिखा था आप अपने सामान ले जाइए, जंग की बात आप उसकी कीमत दे दीजिएगा। ये बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, ईरान की ही एक तस्वीर है। अब ये पैटर्न क्या दिखाता है रमेश जी? देखिए, पैटर्न तो सीधे सीधे दिखाता है कि मीडिया दो भागों में बट चुकी है, और अमेरिका का जिस हिसाब से जो टेरर रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो उसका कहीं ना कहीं खौफ तो है। उस खौफ ज़दा लोग, मीडिया और दूसरी कंट्रियां, उनका रुख क्या है, किस तरीके से वो पूरी दुनिया ने इस युद्ध के बीच में देख लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की बात जहां तक आपने करी, देखिए ईरानी मीडिया की तरफ से जो चीजें बाहर निकल के अब तक आई हैं, जितनी भी रिपोर्टें की गई हैं, वो सारी की सारी ऑथेंटिक साबित हुई हैं। उन्होंने कोई बात बढ़ा चढ़ा के उन्होंने नहीं करी है, ना ही उन्होंने वर्डरिंग करी है, और उन्होंने वही प्रेस स्टेटमेंट दिए हैं जो उनके माकूल लगे हैं और जो सही है। अब इसके उलट जब आप देखो ग्लोबल मीडिया को, तो उन्होंने क्या करा, इजराइल की वाहवाह करी उन्होंने, और अमेरिका की उन्होंने खूब जय जयकार करी है, और ये अब तक करते आए हैं। क्यों? इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं? इराक या ग्लोबल मीडिया में अगर आप कहें तो जो एक भूमिका बनाई जा रही है, सीधे सीधे मैं ये प्रश्न कर दूं तो क्या ये वाजिब होगा कि एक तरह से इंक्लिनेशन दिखा रहा है अमेरिका के प्रति, जो कहा जा रहा है कि सुपर पावर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, चाहे इराक हो या बहरीन हो या जॉर्डन हो, ये तमाम इलाके? नहीं, बिल्कुल रितु, आपने सही कहा। उसका आपकी पूरी बातों का लब्बो-लुबाब मैंने एक वर्ड मैंने इस्तेमाल करा, टेरर। राइट। जिस तरीके से अमेरिका का टेरर रहा है वो बिल्कुल सही है। अभी झा साहब ने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि एक बटन दबाने का शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा। देखिए, बटन उन्होंने दबाया था शुरुआत में, जब बिना बताए आप किसी के ऊपर हमला करते हो और उनके सुप्रीम लीडर को मार देते हो, यहाँ तक तो ये पूरी दुनिया समझ रही थी कि अमेरिका का दबदबा है, जितना वो कहते हैं वैसे करते हैं। लेकिन जैसे ही उस गहरी नींद से ईरान उठा और उन्होंने जो काउंटर जो जवाब दिया, आज महीने भर से ऊपर पूरा वॉर खींचते हुए यहाँ तक आ गया है। मतलब उनको छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं अगर ये कहूँ सीधे सीधे, छक्के छुड़ा दिए हैं। अमेरिका ने कहा था कि हम ये जो युद्ध है 2-3 दिन में इसको समेट लेंगे, लेकिन शुरुआत में ऐसा उसका बेसिस क्या था? अगर 2-3 दिन में समेटने वाली बात होती तो अब तक तो सुप्रीम लीडर भी खत्म हो चुका है, उसका एलिमिनेशन हो चुका है,
बट अभी भी 2-3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, महीना भर बीत चुका है, अभी भी ईरान नहीं झुक रहा है। वाई? ऋतु ऋतु उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि ओवर कॉन्फिडेंट, जो अच्छा। अमेरिका हमेशा से करते आया है। अमेरिका की दादागिरी तो ये है, वो अपने कई जगह छोटे छोटे देशों में एयरबेस बनाता है। अफगानिस्तान में बनाया हुआ है, सऊदी अरब में बनाया हुआ है, कतर में बनाया हुआ है। वो क्यों बनाता है? इसके पीछे की पॉलिसी को कोई समझ नहीं पाता है कि जब भी हम संबंधित या उसी देश पे अगर युद्ध करें तो उस एयरबेस को हम इस्तेमाल करेंगे। भारत का कोई क्यों नहीं बनने देता है, दूसरे देशों का क्यों नहीं बनने देता? अगर हम अमेरिका को कहें कि आपके थोड़ी हमें जगह दे दो, हम एयरबेस बनाएंगे, वो साफ मना कर देगा। सुरक्षा के लिहाज से वो बिल्कुल पीछे हट जाएगा। ठीक तो है। जिस तरीके से जो अमेरिका की ऋतु दादागिरी रही है, हाँ। मुझे लग रहा वो चकनाचूर हो गई है पूरी तरीके से। और एक जो उसके जो पक्ष में जितने भी देश खड़े हुए हैं, तो ये मुझे मान लगता ले है वो कि ये वो दिन जो दिन ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाएगा, कम से कम उनको चुनौतियां तो होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं है। आप जब 30-35 दिन आपका अगर वॉर खिंच जाता है, उसमें आपके इतने टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को ध्वस्त कर दिया जाता है, और जो ऐसे अति आधुनिक वेपन्स वगैरह और आपकी रक्षा प्रणाली की उनको आपको ध्वस्त कर दिया, इसके बाद में क्या बचता है? देखो एक चीज अब समझ लो, आज की जो लड़ाइयां रही वो फिजिकल नहीं रही, वो तलवार लाठी डंडे और वो अखाड़े की लड़ाइयां नहीं रही। आज की जो लड़ाइयां रही हैं वो मिसाइल से हैं, हवाइयां हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा माहिर अमेरिका माना जाता है। लेकिन इस बार जो इराक ने उनको नानी की याद दिलवाई है, छठी का दूध याद दिलवा दिया है, इससे पूरे वर्ल्ड के लिए एक संदेश गया है। ठीक आप उससे इतना है। डरते सहाय हो, सर, डर ये नहीं बताइएगा, पाओगे। एक पैटर्न हम देख रहे थे, जो हम लोग का एक दौर था, चाहे वो क्लस्टर बम इस्तेमाल करना हो, बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर बमबारी करनी हो, पहले नदन इसराइल को टारगेट किया गया, फिर सदन इसराइल को टारगेट किया गया, और अब ये मुख्य भूमिका हम देख रहे हैं कि मध्य इसराइल को टारगेट करना। हमने देखा पिछली दफा हाइफा को निशाने पर लिया गया, डिमोना, अराद, तेल अवीव, कैपिटल तक को नहीं छोड़ा गया ईरान द्वारा। यरूशलेम पर आज 10-10 धमाके देखे गए हैं, आज ही की सुबह खबर सामने आई थी। लेकिन ये एक पैटर्न, दूसरी तरफ धमकियां, और तीसरी तरफ ये हम एक और तस्वीर देखते हैं जहां पर चाहे वो द्वीप हो, आइलैंड्स हो, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हो, एक स्ट्रेट बाब अल मंडेब वाला, एक स्ट्रेट हॉर्मुज वाला। बाब अल मंडेब पर तो स्विस कैनल और रेड सी की तरफ से जो भी चीजें आएंगी वो तो अगर रुक गई तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था वैसे ही गर्त में चली जाएगी। जी, ये सवाल मेरे लिए ऋतु? जी जी। हाँ, तो मैं रेटरिक से थोड़ा दूर रहूंगा, और मुझे अपना ओपिनियन मेरा है, मेरी एनालिसिस है, जो भी Right. इंफॉर्मेशन बाय टॉकिंग टू पीपल इन ईरान या इजराइल या सम ऑफ द गल्फ स्टेट्स, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एनालिसिस सही है जिसमें टीवी स्क्रीन पे ये दिखाया जाए कि दोनों तरफ बराबर की लड़ाई हो रही है। ऋतु, कोई बराबरी नहीं है, ये एब्सोल्युटली एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जहां एक बहुत बड़ी ताकत एक बहुत बड़े देश को बर्बाद कर रही है एक महीने से। ठीक है। 15,000 टारगेट्स हिट inside Iran, 15,000 targets hit inside Iran, and against about 400 ये बहुत बड़ी targets बात hit, आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 400 targets hit by Iran in all the nations, जो वेस्ट एशिया और इसराइल को मिला के टोटल 400 टारगेट्स, उसमें से भी कोई उसका मेजर इंपैक्ट एक्सेप्ट 4 अटैक्स, एक सऊदी एयरबेस का अटैक, एक बहरीन का, एक इन्होंने कुवैत के जो गैस प्लांट को मारा है, कतार में एक मारा है, और तेल अवीव में 2 बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग डिमोना पहुंचना इनकी मिसाइल का खतरनाक था, हालांकि उसके न्यूक्लियर प्लांट को नहीं टच कर पाए। तो ऐसे में ये एसिमेट्रिक वॉर हो रहा है। 15,000 टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, स्पेस स्टेशंस, कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, टीवी, ये सब नेस्तनाबूद कर दिए गए ईरान के। तो ये स्क्रीन पे बराबर दिखता है, क्योंकि जो वीडियोस आती हैं वो बराबर की आती है, बट 15,000 वर्सेस नॉट इवन 400, और उसमें भी कोई डैमेज नहीं हुआ एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट के 7-8 हमले और ईरान के 2 हमले, इजराइल पे 2 हमले। तो पहले तो ये एसिमेट्रिक वॉर है। अमेरिका ने गलतियां करी हैं, ब्लंडर्स किए हैं इस वॉर में, और वो अगला ब्लंडर होगा अगर वो खार्ज पे कुछ ट्राई करेंगे अकेले। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे जी, उनकी जो 82nd एयरबोर्न डिव है, जिसका आप बार बार नाम सुन रही हैं आर्मी की,
और ये जो मरीन एम्फीबियस फोर्स है, इन दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन, इसकी प्रैक्टिस होती है, हम लोग भी करते हैं, इंडिया में भी होता है ठीक कि है। किसी आइलैंड को कैसे टेक ओवर करें। ये फोर्सेस रेगुलर फोर्सेस नहीं होती हैं, स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं इनको। इनके पास 14 दिन का या 7 दिन का एक सेल्फ सस्टेनिंग पैक होता है, जहां पे इनको जाके एक किसी एरिया को कैप्चर करना होता है, एक किसी एम, इनका एम होता है या कैप्चर तो कैसा होगा, ग्राउंड कैप्चर होगा जी, या जी। वहां के सिविलियंस को भी? नहीं, इनका थ्रू सी रूट जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, और एयर रूट से बड़े जहाजों से 3-3, 400 ट्रूप्स को नीचे पहुंचाया जाता है, पैराट्रूपर्स को, और उनके चारों तरफ से खार्ज आइलैंड को सील कर दिया जाता है, उसको इंसुलेट कर दिया जाता है, सेंसिटाइज कर दिया जाता है कि वहां ईरान की कोई और फोर्स ना आ पाए। लेकिन इनकी मिसाइलों को तो नहीं रोक पा रहे हम। ईरान के पास मिसाइलें और छोटे रेंज की मिसाइलें जो खार्ज उनके एकदम बगल में है, ठीक तो है। उस तरह की मिसाइल को, उस तरह के यूएवीज को, ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहे हैं। इस वजह से ये स्पेशल ऑपरेशंस अभी डिले हो रहा है, ताकि एक और बार ये खार्ज आइलैंड को सैनिटाइज करेंगे, हैवी बम्बार्डमेंट करेंगे, क्योंकि आईआरजीसी ने बोला है कि हमने रीइंफोर्समेंट्स भेज दी हैं खार्ज आइलैंड पे। अब इसके बारे में हार्ड इंट आईडीएफ को या यूएसए को क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह मोसाद तो एक्टिवली देख रही थी, ट्रैफिक कंट्रोल उसके हाथ में पहुंच गया था। कहा गया कि हैक कर लिया पूरे सिस्टम को, तो इतना तो वो ट्रेस कर ही पाए होंगे कि वहां पर क्या डॉक्ट्रिन इस्तेमाल हो रही है। सारी किलिंग्स जो ईरान में हुई हैं फ्रॉम 28 फरवरी, वो पहले मोसाद, पहले इजराइल ने डिक्लेयर की है, और उसके कुछ दिनों बाद अभी इनका नेवी चीफ जो हार्मुज को कंट्रोल करता था, 5 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि वी हैव एलिमिनेटेड हिम, राइट, और 2 दिन पहले इरना और आईआरजीसी ने कंफर्म किया कि ही इज नो मोर। इसी तरह खुमैनी साहब के बारे में, मुर्तजा खुमैनी के बारे में अभी कोई नहीं बात कर रहा है, लेकिन अब ऐसी बहुत न्यूज़ आ रही थी। एप्ट पॉइंट आपने यहाँ पे उठाया वीएन झा सर। एक डॉक्ट्रिन को लेकर जिक्र होता है, चाहे हम गल्फ ऑफ पर्शिया देखें, उस तस्वीर को देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक एक डॉक्ट्रिन रही है, मिलिट्री अप्रोच जो रहा है, वो हमेशा आगे पीछे होता रहा है। वो कभी 19 रहते हैं, कभी 20 रहते हैं, कभी कहते हैं कि बातचीत कर लीजिए, कभी कहते हैं नहीं हमले करेंगे। अभी हम देख रहे हैं 4 अप्रैल तक तारीख थी जब तक कहा था कि हमले नहीं करेंगे, लेकिन आज सुबह ही प्रेस सेक्रेटरी हैं वो कह रही हैं कैरोलिन लेविट की ये हमले बदस्तूर जारी, और ये पार्ट है डोनाल्ड ट्रंप की नीति का, एक डॉक्ट्रिन का। तो ये क्या है सर? क्या प्रेस सेक्रेटरी अगर इस तरीके का बड़ा बयान देती हैं, वो कहती हैं कि ईरान पर जब चाहे तब कब्जा हो सकता है अमेरिका का, और ये एप्ट भी है, सुपर पावर है भैया, वो जब कोशिश करेगा तब ईरान को कहा जाए ग्राउंड पर पछाड़ देगा। लेकिन क्या रोक रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अभी? ऋतु देखिए, जो वॉर डॉक्ट्रिन है, जो डिफेंस की डॉक्ट्रिन है, वो ट्रंप की नहीं है, वो पेंटागन बनाती है। और ये डॉक्ट्रिन जो होते हैं, ये ओवर द पीरियड जितने स्पेशलिस्ट हैं, मिलिट्री स्पेशलिस्ट जितने हैं, वो लोग बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने कहा ना कि शुरू में ही कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ये अपना बयान देता जा रहा है, जिसके ऊपर में कि ज्यादा विश्वास न करें। अब बात आती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो हो क्या रहा है। देखिए, जिस कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया हो, ठीक है, जिसका एयरफोर्स खत्म कर दिया गया हो, जिसका सरफेस नेवी खत्म कर दिया गया हो, वो वल्नरेबल है। जब किसी भी कंट्री का एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस हो जाता है किसी दूसरे कंट्री पे, तो वो जब चाहे, जब उसकी मर्जी और हो। एक छोटा सवाल और, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जैसा सुप्रीम लीडर खामेनेई को एलिमिनेट किया गया, वही कोशिश ईरान भी कर रहा था। ईरान ने 2-2 दफा ये कोशिश की अटैक के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करने की। तो ये किस तरीके का पर्सपेक्टिव दिखाता है कमिंग फ्रॉम इजराइल? नहीं रितु, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एट वेरिएंस हूँ। ईरान की ये स्टेट पॉलिसी नहीं रही है। अमेरिका ने ये उनका स्टेट पॉलिसी रहा था। ट्रंप ने खुद कहा था कि आई वांट टू एलिमिनेट खमैनी, और इसलिए, और फर्स्ट ही अटैक में, फर्स्ट वेव ऑफ अटैक में, सेकेंड अटैक में खमैनी को मार दिया गया, क्योंकि मोसाद का इनपुट था कि वो अभी फलाने बिल्डिंग में है, फलाने बिल्डिंग में सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईरान का, वहां का मीटिंग चल रहा है, इसीलिए उसी टाइम में सटीक। तो आने वाले समय में हम क्या माने, ग्रेटर इजराइल का प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा? देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा था कि अगर इसराइल आज के दिन में मन बना ले कि वी विल एलिमिनेट ट्रंप, दे कैन एग्जीक्यूट इट, क्योंकि अमेरिकी ग्राउंड पे ही, अमेरिकी धरती पे ही इतने पैलेस्टीनियन हैं जो तो ईरान ये वो के वाला इफेक्ट तो नहीं है, एप्स्टीन वाला इफेक्ट तो नहीं है जिसके लिए रोका हुआ है?
नहीं, ये इसका एब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज के दिन में ईरान अपना ये पॉलिसी बना ले कि वी विल एलिमिनेट ट्रम्प का बहुत बड़ा दायरा है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा दायरा है। जब लेकिन आपके अपने आदमी जितने पैलेस्टीन आज के दिन में ईरान में हैं, जितने रेडिकल जो मुस्लिम्स ईरान अमेरिका में हैं, अगर उनको ये कॉल दे दे कि वी वांट टू एलिमिनेट ट्रम्प, तो मेरे ख्याल से शायद ये पॉसिबल है। लेकिन इस पे ईरान अभी ओपनली जा नहीं रहा है। अभी तक ईरान ने, यानी आने वाले समय में ये पॉसिबल है कि अगर इजराइल के पास रास्ता नहीं बचता है तो वो अमेरिका के अगेंस्ट जाकर अमेरिका के लिए भी जो मुसीबत है वो खड़ी कर सकता है। बहुत शुक्रिया जासर और आपका भी साहिल से कनेक्ट होने के लिए और अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।